हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ALP का आज 10वां सीरीज करने वाले हैं, तो चलिए समय को न नष्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है कि उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसे यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो देखिए, सबसे पहले कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह एक रशियन वैज्ञानिक कौन थे, तो वह एक रशियन वैज्ञानिक मेंडलीव जी थे। ठीक है, तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी के विषय में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उस प्रश्न को फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। तो देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का उत्तर बी सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं मेंडलीव जी के बारे में। किसके बारे में? मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव जी ने ही तत्वों के संबंध में परमाणु भार के बारे में ठीक बताया। ठीक है, जब तत्वों को इन्होंने सजा रहे थे तो उस समय इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के आधार पे रखा और पीरियोडिक टेबल का खोज किए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का जो खोज है, आवर्त सारणी का खोज 1869 में एक जर्मन पत्रिका में 1872 में आया। ठीक है, इन्होंने 1869 में खोज किया, लेकिन यह एक जर्मन पत्रिका के माध्यम से छपा। किसके बारे में? आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो मेंडलीव जी ने 1869 में आवर्त सारणी की खोज की। किसकी? आवर्त सारणी की। ठीक है, आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1869 में। कब? 1869 में। लेकिन यह बात जर्मन पत्रिका में छपी। जर्मन पत्रिका, ठीक है, पत्रिका में 1872 में छपा। ठीक है, जिस समय आवर्त सारणी की इन्होंने खोज किया उस समय ज्ञात जो तत्व थे वह थे 63। क्या थे? 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अब इसके बाद से इन्होंने, मेंडलीव जी ने यह नियम दिया। क्या नियम दिया? कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण जो होंगे परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे। क्या होंगे? आवर्ती फलन होंगे। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे, मेंडलीव जी ने बताया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि आवर्त सारणी की खोज की 1869 में। ठीक, लेकिन यह बात जर्मन पत्रिका के माध्यम 1872 में। ठीक है, जिस समय इन्होंने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की खोज की उस समय ज्ञात तत्व कितने थे? 63। कितने ज्ञात तत्व थे? 63 ज्ञात तत्व थे। तो मेंडलीव जी के बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिए हाइड्रोकार्बन में हम लोग मेनली दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। संतृप्त, किसके बारे में? संतृप्त और उसके बाद से असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त। संतृप्त में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होंगे। जो असंतृप्त होता है इसमें दो प्रकार से होगा। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाए जाएंगे तो क्या होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन। ठीक, ये होगा एल्कीन। क्या होगा? एल्कीन। ठीक है, ये होगा एल्काइन।
एल्काइन। ठीक है, इसको पहचानने का थोड़ा तरीका समझ लेंगे। इसमें आएगा एन, क्या आएगा? एन, इन। ठीक, इन। इसमें आएगा आइन, क्या आएगा? आइन। ठीक है, तो ये इसके अंत में जो हमारे पास सूत्र हो, फार्मूला नाम होगा, उसके ये लास्ट में अंत में आएंगे। मतलब जैसे मेथेन, ठीक है, मेथेन। ठीक है, एथेन, एथेन। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। CnH2n+2। ठीक, जो n होता है, n क्या होता है? कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की संख्या। n जो होता है कार्बन परमाणु की संख्या। तो उसी प्रकार से इसका सूत्र देख लेते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ का यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ का, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, तो C। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे क्या होगा? दुगुने से 2 अधिक, क्या होगा? दुगुने से 2 अधिक, तो 1 का दुगुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 और 2 4। ठीक है, तो CH4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इसका सूत्र? C2H6। ठीक है, दुगुने से 2 अधिक, दुगुने से 2 अधिक, तो 2 दूना 4 और 4 2 6। ठीक है, प्रोपेन में क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा H। ठीक है, तो ये इसका नाम और सूत्र, ये इसका मेन फार्मूला है। क्या है इसका मेन फार्मूला है, जिससे हम क्या करेंगे? संतृप्त असंतृप्त यौगिकों को पहचान, संतृप्त यौगिक को पहचान लेंगे, जिसमें क्या आएगा? एल्केन। इसका अंत में जो आएगा एन शब्द आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये संतृप्त की बात। अब यहाँ पे जो दिया है, कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, द्विबंध, और इसके अंत में क्या आएगा? इन आएगा, इसके बीच में क्या होगा? आयन आएगा। इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है? CnH2n होता है इसका सूत्र। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है एल्काइन का, तो एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो ये प्रश्न पूछा हुआ है इथाइन, ठीक है, इथाइन, इथाइन जो है इसका पूछा है एल्काइन ग्रुप का। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का है, तो इसमें इथाइन जो होगा, एथाइन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? एथाइन 2 कार्बन, ठीक है, C2, ठीक है, C2H2। ठीक है, C2H2 इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, दुगुने से 2 कम। देखिए पहला दुगुने से 2 अधिक, ये दुगुना, ये दुगुने से 2 कम। ठीक है, दुगुने से 2 अधिक, दुगुना और दुगुने से 2 कम। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको समझ में आ गया। ठीक, इन क्वेश्चनों के माध्यम से समझ में आ गया। हाइड्रोकार्बन के ये 2 मेनली टाइप, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किससे पूलो लोहे के जंग, ये थोड़ा सा कर लेगा, लोहे के जंग और, ठीक है, लोहे के जंग और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है। तो जंग जो होता है इससे क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जो जंग होता है ये क्या होता है? यह जंग जो होता है यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जंग। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, ये देखिए, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको समझते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा जो होता है वह भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को क्या करता है? बाहर निकालता है प्लाज्मा। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रक्त के बारे में। रक्त जो होता है, मानव रक्त के बारे में, तो मेनली ये 2 प्रकार से, एक होता है क्या? प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? रुधिराणु। क्या होता है? रुधिराणु, ठीक है। जो ये प्लाज्मा होता है ये रक्त का लगभग 60% होता है। ये क्या होता है? रक्त का लगभग
60% होता है। कितना परसेंट होता है? 60% होता है। ये जो रुधिराणु होता है ये रक्त का शेष 40% होता है। ये क्या होता है? रक्त का शेष 40% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है? ये प्लाज्मा जो होता है रक्त का लगभग 60% होता है। रुधिराणु जो होता है ये रक्त का शेष 40% होता है। जो ये हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन घुलता है। ठीक है, सब सर्वाधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जल की जो मात्रा होती है ये 90% होता है। जल कितना होता है? 90% होता है। जो 7% होता है, कितना परसेंट? 7% जो होता है वो प्रोटीन होता है। और 0.9% जो होता है वो क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, और जो 0.1% जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब जो बाकी परसेंट बच जाता है वह अन्य पदार्थ पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके मेनली 3 घटक होते हैं। रुधिराणु के मेनली 3 घटक होंगे, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट्स, ये हमारा लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण और ये हमारा बिंबाणु। समझ में आ गया? तो ये रुधिराणु के 3 प्रकार हैं। मेनली क्या है? रक्त के मेन पार्ट कौन है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, तो आपको ये इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा जो क्या करता है? सबसे अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन घुलता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से किसमें? आरबीसी में भी पाया जाता है, उससे कम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, जब कोई चीज क्या हो, बड़ा दिखाई दे, ठीक है, मुड़ी हुई दिखाई दे, ऊपर उठा हुआ महसूस हो, तो वो क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा ये सारी घटनाएं होती हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्या होता है कि जब कोई चीज क्या हो, टेढ़ी दिखाई दे, ठीक है, ऊपर उठी महसूस हो, उसके बाद से क्या हो कि कोई चीज बड़ा दिखाई दे, तो ये सभी के सभी क्या है? अपवर्तन के वजह से ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, प्रकाश का अपवर्तन इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की कुछ गणना की थी? तो देखते हैं इस प्रश्न का। किया था, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, किया था। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं, ठीक है, ठोस, गैस, द्रव और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो 5वीं अवस्था है वो क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसके बारे में किसने बताया था? सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रैखिक संवेग होगा। तो देखिए, जो ये कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का हम लोग थोड़ा सा देखेंगे फार्मूला क्या है। गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, ये क्या होता है कि संवेग के स्क्वायर बटा 2m, ठीक है, इस में होता है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और किसके बारे में? संवेग के बारे में। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा हमारा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा संवेग के। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है गतिज ऊर्जा जो दिया है वो 256 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? p स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं 256, ठीक है, और ये p हो जाएगा किसके बराबर? ये, ठीक है, ये रूट में 256, जो कि ये क्या है? p का मान निकल के आ गया 16, ठीक है, 16 निकल के आ गया, ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, तो p का कितना गुना हो जाएगा?
तो 16 गुना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग थोड़ा समझते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, प्लस क्या होता है? प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका सूत्र होता है mgh। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका सूत्र होता है हाफ mv²। ठीक है, ये जो इसका उदाहरण होता है जमीन पे दौड़ता हुआ बालक या चलती हुई बस या गाड़ी। ठीक है, बस या ट्रेन। ठीक है, जो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है mgh। इसके उदाहरण क्या होते हैं? जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जैसे दबा हुआ गद्दा, ठीक है, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, ठीक है, छत से लटका हुआ पंखा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी क्या है? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो पहला, तो देखिए ये जो हमारा H2 जो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में पहला तत्व है, लेकिन ये कैसा है? अधातु है, अधातु है। ठीक है, हीलियम भी क्या है? अधातु है, अधातु है। ठीक है, सोडियम हमारा क्या है? यह क्षारीय धातु में आता है। ठीक, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है। इसका क्या होता है? 1 होता है। इसका क्या होता है? 3। तो ये जो बच रहा है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये धातु है। क्या है? धातु है, सबसे हल्का धातु है, सबसे प्रबल अपचायक ये होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार क्या होता है? 7 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है। ठीक है, लिथियम का परमाणु क्रमांक देखिए, जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर लिखा जाता है परमाणु भार होता है। ठीक है, ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है। जी ये ऊपर होता है, ये क्या होता है? परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी इसको कहा जाता है। इसको द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी कहा जाता है। ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, ये सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक भी होता है और ये सबसे हल्का धातु तत्व भी होता है, सबसे हल्का धातु तत्व भी होता है। कौन? लिथियम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखिए, ये बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है इसका नाम? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। क्या है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस यौगिक का नाम है। क्या नाम है इसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी तो 331 क्या होगा? 331 मीटर प्रति सेकेंड 0 डिग्री पे। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर, ठीक है, तापमान पर ध्वनि वायु, ठीक है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति जो होगी क्या होगी? 331 मीटर प्रति सेकंड होगी। जो ऑप्शन कहां दिख रहा है? 331 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 331 मीटर प्रति सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है बायोगैस बायोमास में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये देखिए, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन शुष्क आसवन, विनाशकारी आसवन, ठीक है, प्रभाजी आसवन, इसमें ऑप्शन, हाँ, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, जो कि
उत्तर में नहीं दिया। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बायोगैस, ठीक है, बायोगैस बायोमास में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो वह होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? तो अवायवी, अवायवी, ठीक है, किण्वन, ठीक है, अवायवी किण्वन के द्वारा क्या होगा? यह प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, ठीक है। जो बायोगैस होता है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो बायोगैस बायोमास से अवायवी किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया होता, जो कि ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन ये किस माध्यम से उत्पन्न होता है? तो यह होता है अवायवी किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन से योग में एक डबल बॉन्ड 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 है, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए इथीन, एथेन, एसिटिलीन, मेथेन, ठीक है। तो इसमें इन जहां पे आ रहा है वहां हम लोग ऑप्शन ए सही करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 ऑप्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा इथीन, ठीक है, ये क्या होगा? एथेन, एथेन, ये हमारा एसिटिलीन, ये क्या होगा? मेथेन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डबल बॉन्ड, तो अभी हम लोग पढ़े हैं पीछे असंतृप्त में, असंतृप्त में क्या पढ़े हैं कि इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जो ये होता है, ये क्या होता है? इन होता है, ये क्या होता है? आइन होता है, आई, ठीक है। तो इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन, एल्कीन, ठीक है। ये होता है एल्काइन, एल्काइन। इसका जो सूत्र होता है, ये क्या होता है? दुगुने से 2 अधिक होता है, ठीक है। ये दुगुने से, ठीक है, दुगुने से 2 कम होता है। क्या होता है? दुगुने से 2 कम होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या आ रहा है? इन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये इथीन, ठीक है, एथीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एथीन, ठीक है, एथीन, न कि संतृप्त वाला। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वह संतृप्त होता है, जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन शब्द आता है तो वो हमारा एल्केन हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट, गर्भनाल। क्या होता है? गर्भनाल से बच्चे को भोजन पोषण तत्व प्राप्त होता है। गर्भनाल से बच्चे को भोजन प्राप्त होता है। बच्चे को कहां से भोजन प्राप्त होता है? तो गर्भनाल से बच्चे को भोजन पोषण प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण है। तो देखिए सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण है उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान जो होता है, यह उच्च तापमान सितारों में प्लाज्मा बनाने का मुख्य कारण होता है, ठीक है, कारण होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं। जो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, ठीक, गैस, द्रव, ठीक है, उसके बाद होता है प्लाज्मा जो चौथा होता है, ठीक है। उसके बाद से जो 5वां होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखिए जो ये होता है इसमें उच्च ताप लगता है, उच्च तापमान, उच्च तापमान, ठीक है। लेकिन जो बीईसी पदार्थ की 5वां जो अवस्था होता है, इसमें क्या होता है? निम्न ताप। इसमें क्या होता है? निम्न तापमान, ठीक है, निम्न तापमान, निम्न तापमान होता है, ठीक है। जो पदार्थ की 5वां अवस्था होती है इसमें निम्न तापमान कारण होता है, और जो प्लाज्मा होता है इसमें उच्च तापमान कारण बनता है, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। तो समझ में आया? प्लाज्मा बनाने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनाने का मुख्य कारण क्या है? उच्च तापमान की वजह से सितारों में प्लाज्मा बनाने का मुख्य कारण होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न
कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या करते हैं, गाड़ियों में, ठीक है, दूरी नापने के लिए, किसका, दूरी नापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग गाड़ियों में दूरी नापने के लिए करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि जो वर्षा मापी यंत्र होता है उसका क्या नाम होता है, रेन गेज। वर्षा मापी यंत्र का क्या नाम है, रेन गेज, ठीक है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। कह रहा है कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है, तो मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो मूत्राशय के अंदर ऑप्शन ए जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे पाई जाती है, ठीक है, होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का अंतिम और आखिरी प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।